हेलो एवरीबॉडी और वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। स्वागत है आपका हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज में, जहां पर हम प्लेटो को कवर कर रहे थे। लेक्चर नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये है पार्ट नंबर 2 ऑफ प्लेटो। यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड यहाँ पर जो पेपर 1 होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसका एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उनको हम कवर करने वाले हैं। अभी हम प्लेटो को कवर कर रहे हैं, फिर हम एरिस्टोटल, मैकियावेली और भी जितने थिंकर्स हैं उनको देखेंगे। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ प्लेटो। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन, क्योंकि पढ़ाई तभी सफल हो पाती है जब आपके दिमाग में वो रिटेन रह पाए। क्योंकि क्या है कि हम तो पढ़ते रहते हैं, हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है, तो रिटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट नंबर 1 में हमने पेलोपिनेशियन वॉर को देखा था, जिसने एक मेजर रोल प्ले किया प्लेटो की जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने में। फिर हमने समझा कि सोक्रेटिस की जो नॉलेज इज वर्च्यू वाला जो कंसेप्ट है, उसने कैसे प्लेटो की जिंदगी को बदल कर रख दिया। प्लेटो की फिलॉसफी कैसे उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एंड नॉलेज इज वर्च्यू के बेसिस पर कैसे प्लेटो अपना थ्योरी ऑफ आइडिया लेकर आया। सोफिस्ट वर्सेस सोक्रेटिक की जो आइडियोलॉजी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। हमने फिलोसोफर किंग के बारे में पढ़ा कि कौन है फिलोसोफर किंग, कैसे वो बनता है, ठीक है, एंड क्यों वो केपेबल है, बिकॉज वहां पर रीजन डोमिनेट करता है। फिर हमने एथेंस के बारे में पढ़ा कि एथेंस को आइडल स्टेट बनाने के लिए प्लेटो जो है वो अपनी पूरी थ्योरी लेकर आया। रूल ऑफ रीजन को वो लाना चाहते थे, बिकॉज ही बिलीव कि एथेंस इसलिए हारा है स्पार्टा से, क्योंकि एथेंस के अंदर कौन लोग डोमिनेट कर रहे थे, वो लोग डोमिनेट कर रहे थे जो कि इग्नोरेंट है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। फिर हमने एलिगोरी ऑफ केव को समझा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट के बेसिस पर ही हम समझ पाएंगे कि इग्नोरेंट इंसान क्या होता है, एंड इंसान रीजन को कैसे अटेन कर सकता है, नॉलेज को कैसे अटेन कर सकता है। फिर हमने थ्योरी ऑफ सोल को देखा, जिसमें रीजन, करेज एंड एपिटाइट के बिहाफ पर प्लेटो ने जो सोल है उनको डिवाइड किया, एंड बताया कि रूलिंग क्लास इज मेंट टू रूल ओवर सोल्जर क्लास एंड प्रोडक्शन क्लास। उन्होंने इन इनइक्वालिटीज जो होती हैं उसको जस्टिफाई किया, उनको नेचुरल बताया। मिथ ऑफ मेटल्स के बारे में हमने देखा। फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस में हमने देखा कि गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस जो थ्योरी दे गए प्लेटो, वो क्या है, एंड डायलेक्टिक्स क्या है, हमने पहले ही इसको डिस्कशन में ले लिया था। यहाँ पर भी इन्होंने डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल किया, एंड सिफिलिस, पॉलीमार्कस, थ्रासीमैकस, ग्लूकोन, इनके साथ इन्होंने डायलेक्टिक्स किया है। इनके बारे में इन्होंने अपनी खुद की बुक द रिपब्लिक में एक्सटेंसिव रूप से लिखा है कि क्या क्या वार्तालाप हुई थी। एंड स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, हमने इस कंसेप्ट को समझा कि वो स्टेट को एक नेचुरल कंडीशन मानते थे, एंड जो जस्टिस है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं थ्रू टू थिंग्स, दैट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस। ये कौन करने वाले हैं? वो लोग करेंगे जिनके पास रीजन है, करेज है, एबिटाइट है, जो 3 सोल में लोगों को डिवाइड कर दिया है। उनके पास अपने फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, और वो सिर्फ वही काम करेंगे और दूसरों के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड इसका अल्टीरियर जो गोल है वो क्या है, दैट इज पीस एंड हार्मनी। फिर हमने थ्योरी ऑफ एजुकेशन को देखा कि कैसे एक फिलोसोफर किंग डेवलप होगा, कैसे फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कि पीछे रह जाएंगे वो लोग बन जाएंगे द पीपल ऑफ एपिटाइट, प्रोडक्शन क्लास में चले जाएंगे। जो सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट में अलग हो जाएंगे वो बन जाएंगे पीपल ऑफ करेज, एंड लास्ट में जो 50 साल तक पढ़ेंगे, सारे टेस्ट को पार कर कर आएंगे, वो लोग हो जाएंगे फिलोसोफर। तो उसके बाद जो लोग हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने ज्ञानी हो, तो आपको हम पर राज करना चाहिए। बट ये जो फिलोसोफर हैं ये इतने ज्यादा पढ़ चुके हैं कि इनके पास कोई लस नहीं है पावर की, ये नहीं बनना चाहते राजा, बट लोग इन्हें फोर्स करेंगे कि प्लीज कम, वी वांट यू, हम चाहते हैं कि हमारे एक स्ट्रांग लीडर हो। तो ये था इनकी थ्योरी ऑफ एडुकेशन में। फिर हमने अभी अभी आज से हम स्टार्ट करेंगे द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ये हमने जल्दी से एक रिवीजन ले लिया। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो का बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक इनका कंसेप्ट है। पहले तो आप समझिए कि कम्युनिज्म का मीनिंग क्या होता है। सिंपल भाषा में कम्युनिज्म का मतलब है एब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, कि लोगों के पास अपनी प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। जैसे आज लोगों के पास क्या होता है, अपनी जमीन है, अपना घर है, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे कम्युनिज्म का मतलब है देर इज नो प्राइवेट ओनरशिप एंड देर इज कॉमन ओनरशिप, यानी जो एक लैंड है उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है प्लेटो की, वो दो बेसिस पर आती है। पहला है दी बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बेसिस पर प्लेटो ने कहा कि जो प्रॉपर्टी है ये इंसान को पागल कर सकती है, ये इंसान को बीमार कर सकती है। मतलब प्रॉपर्टी
का जो एक लस्ट है, ठीक है, प्रॉपर्टी की जो चाह है वो लोगों के अंदर बढ़ सकती है और उनके माइंड को करप्ट कर सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि रूलिंग क्लास एंड सोल्जर क्लास को अलाउड नहीं होगा कि वो प्राइवेट ओनरशिप रखें, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखें। एंड इन्होंने अपनी द रिपब्लिक बुक में रूलिंग एंड सोल्जर क्लास को द गार्जियन क्लास कहा था। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल याद रखना कि रूलिंग एंड सोल्जर क्लास को गार्जियन क्लास कहते हैं। इसमें वो लोग नहीं आते जिनमें एपिटाइट डोमिनेट करता है। अब इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो इंसान को करप्ट बनाती है एंड इसकी वजह से करप्शन स्टार्ट हो सकती है। एंड करप्शन की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रूलिंग क्लास है, सोल्जर क्लास है, ये पावरफुल लोग हैं। एंड अगर पावरफुल लोगों के पास करप्शन का एक क्राइटेरिया आ जाएगा, उनके पास एक हथियार आ जाएगा, तो वो इसको गलत यूज में ला सकते हैं। अब इन्होंने एक और चीज कही थी कि जो मैं अपना एजुकेशन सिस्टम लाया हूँ, जिसको हमने पार्ट नंबर 1 में कवर किया था, उस एजुकेशन सिस्टम से हम ये जान सकते हैं कि इंसान के अंदर कैसी स्पिरिचुअल क्वालिटीज है। बट इस कम्युनिज्म के मेथड के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि इंसान के अंदर कोई पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को बैन कर दिया फॉर रूलिंग एंड सोल्जर क्लास। बैन नहीं किया, बेसिकली इन्होंने अपने आइडियाज में बताया कि ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने इनसे पूछा गया कि क्यों सिर्फ रूलिंग एंड सोल्जर क्लास ही क्यों, व्हाई नॉट पीपल जो कि प्रोडक्शन क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो कि आम आदमी है। तो इन्होंने बोला कि वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके जो अंदर एपिटाइट बहुत ज्यादा है और वो अपनी एपिटाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उनको पैसा कमाना है, ठीक है, एंड उनके पास एक एक मोटिव है कि उनको पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, अपनी लाइवलीहुड को चलाना है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को नकार दिया। इसके बाद आता है द कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स या कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। यहाँ पर इन्होंने ऐसी बात कह दी जिसको बहुत सारे लोगों ने नकार दिया, बहुत सारे लोगों ने निंदा की। एंड सबसे ज्यादा तो इनका जो क्रिटिसिज्म आया वो इनके कुछ स्टूडेंट से आया, दैट वाज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा कि ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है और इस आइडिया से बहुत सारी जो लाइफ है वो खराब हो सकती है। तो हम पहले समझते हैं कि इन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स या कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में क्या कहा। देखो, इनके बिहाफ पर फैमिली एक क्राइटेरिया था जो कि प्रॉपर्टी से भी बड़ा एक करप्शन का एक लेवल इसकी वजह से आ सकता है। मतलब लोग प्रॉपर्टी के लिए तो पैसा कमाएंगे, लोग प्रॉपर्टी के लिए करप्शन भी कर सकते हैं, बट फैमिली के लिए तो लोग और भी ज्यादा किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इन्होंने बोला कि फैमिली का बिगर रोल होता है, करप्टिंग इन्फ्लुएंस होता है। एंड फैमिली इंसान को कमजोर बना देती है, उनको एक फोर्सफुल तरीके से कहती है कि नहीं, आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है, आपको और पैसा कमाना है। क्योंकि इंसान की नीड्स अनएंडिंग है, इंसान की नीड्स चलती रहती हैं। तो इंसान की नीड्स को पूरा करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको पैसे चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए। तो इनका ये मानना था कि फैमिली और भी बड़ा करप्ट इन्फ्लुएंस है एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी। तो ये अपना एक मेथोडोलॉजी लेकर आए कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली होना चाहिए। एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली तक ही इनकी बात सीमित नहीं थी, ये मैरिज के लिए भी एक अपना एक अलग मेथोडोलॉजी लेकर आए। अब इसको समझते हैं, इनकी मैरिज की मेथोडोलॉजी क्या थी। इनका ये मानना था कि स्टेट को डिसाइड करना चाहिए कि कौन इंसान किसके साथ अपनी लाइफ बिताने वाला है, कौन इंसान किसके साथ एज अ कपल वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि एबलेस्ट ऑफ मैन एंड एबलेस्ट ऑफ वुमेन स्टेट डिसाइड करेगी। जो स्टेट होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन इंसान किसके साथ शादी करेगा, कौन इंसान किसके साथ जिंदगी बिताएगा। एंड एक तरीके से ये आप अगर आप अपनी तरीके से एनालाइज करो तो यहाँ पर इंसान के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट डिसाइड कर रहा है। तो मतलब आपकी खुद की पर्सनल लाइफ पे भी आपका अधिकार नहीं है। स्टेट इतना ज्यादा टोटलिटेरियन हो गया। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि टोटलिटेरियन का मतलब क्या है, क्योंकि प्लेटो को टोटलिटेरियन भी कहा जाता है बिकॉज ही बिलीव इन परफेक्शन, कि स्टेट ही सब कुछ करेगा। मुझे एक आइडियल स्टेट चाहिए, मुझे एक आइडियल किंग चाहिए। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट टोटलिटेरियनिज्म। आपको परफेक्शनिज्म चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए प्लेटो को हम टोटलिटेरियन कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन किससे शादी करेगा। एबलिस्ट ऑफ मैन एबलिस्ट ऑफ वुमेन से शादी करेंगे एंड दे विल बी अलाउड टू मैरी। एंड उसके बाद ये जो मैरिज होगी ये इसलिए नहीं है क्योंकि इमोशनल पर्पसेस की वजह से नहीं है, ये इसलिए बिकॉज दे विल फॉर्म, जिसे कहते हैं ना, एक प्रोक्रिएशन वो लेकर आएंगे। उनका जो बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो स्टेट को सर्व करेगा। तो शादी का मीनिंग ये नहीं है कि
एक एक इंस्टीट्यूशन एज अ शादी इन्होंने सिर्फ इसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी कि स्टेट को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि डेडिकेटेड हों, और वो तभी फॉर्म हो सकता है जब एबलिस्ट ऑफ मैन मैरी करें एबलिस्ट ऑफ वुमेन से, एंड उसके बाद जो प्रोक्रिएशन हो, जो चाइल्ड फॉर्म हो, उसको स्टेट को सौंप दिया जाए और वो स्टेट को सर्व करे। ये इनकी थिंकिंग थी। ठीक है, तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज परफेक्शनिस्ट फॉर दिस थिंग। नाउ पर्पज ऑफ मैरिज ये था कि प्रोक्रिएशन हो, बच्चा पैदा हो, बच्चा को कस्टडी ऑफ स्टेट में दे दिया जाए, एंड उसके बाद क्या होगा। बेसिकली इनका रीजन क्या था कि ऐसा कुछ ये करना चाहते थे। ये मानते थे कि अगर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो क्या करेगा, वो फैमिली के पास रहेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, जो फैमिली होगी वो उसी को ज्यादा सपोर्ट करेगी, उसी को ज्यादा तवज्जो देगी। बट ये मानते थे कि एक स्टेट को ऐसे वर्क करना चाहिए कि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर इंसान इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मेन क्राइटेरिया वो क्या है कि हमें हमारे स्टेट के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, स्टेट पहले आता है एंड इंडिविजुअल सेल्फ बाद में आती है। ठीक है, ये इनकी मेजर थिंकिंग थी जो कि यहाँ पर भी पोर्ट्रे होती है। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो नेपोटिज्म बचेगा। कोई भी मदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी अपने बच्चे और औरों के बच्चों में। ठीक है, सब बच्चे उनके लिए एक होंगे। और उसके बाद दे विल रिलीव द वुमेन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड रेयरिंग एंड अदर डोमेस्टिक वर्क। क्योंकि ये क्या थे, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। ये मानते थे कि वुमेन को भी पूरा अधिकार है कि वो सामने आए, वो रूल करें। ठीक है, एंड वो मानते थे कि वुमेन की एबिलिटीज को भी यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ घर तक सीमित रह जाएं, बच्चों को संभालने तक सीमित रह जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चा जैसे ही पैदा हो उसको स्टेट को सौंप देना चाहिए। स्टेट का काम है उसकी कंडीशनिंग करना, उनको इस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाना, ठीक है, उनको पढ़ाना कि वो ये जाने कि उनको अपनी स्टेट पे कैसे मदद करनी है, उनको कैसे पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली इंसान कम वो रोबोट बनाना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्होंने अपने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में कहा है। एंड इससे क्या होगा, जो वुमेन है उनको टाइम मिल पाएगा कि वो और भी काम कर पाएंगे एंड स्टेट को अपनी जो सर्विस है वो दे पाएंगी। अब इनका जो सबसे बड़ा क्रिटिक था वो इनका खुद का स्टूडेंट था, दैट वाज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा द रेमेडी शुड नॉट बी वर्स देन द डिजीज। ठीक है, रेमेडी एक स्टेट को ऊपर उठाने की, एक स्टेट को बेहतरीन स्टेट बनाने की, एथेंस का जो पहले जो उनका पूरा सिस्टम था, ठीक है, इतनी ज्यादा एथेंस फेमस थी अपनी डेमोक्रेसी के लिए, इतनी अमीर स्टेट थी, उसको आप रिस्टोर करना चाहते हो, ये बात समझ आती है। बट उसकी रेमेडी इतनी ज्यादा खराब, उस डिजीज से भी ज्यादा खराब रेमेडी कैसे हो सकती है। तो उनका ये मानना था कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो की अच्छी नहीं है। वो ये कहते थे कि जो प्रॉपर्टी वो भी एक तरीके से मोटिवेशन है लोगों के लिए, एंड फैमिली भी एक मोटिवेशन है। वो एक कंजर्वेटिव थिंकिंग से बिलोंग करते थे, एंड वो मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इंसान के पास होना चाहिए क्योंकि वो इंसान को मदद करता है कि वो आगे और भी ज्यादा मेहनत करे, पैसे कमाए। ठीक है, इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एंड वो उनको सेल्फ वर्थ भी देती है कि आज हमने इतना पैसा कमाया है तो हमें खुशी मिलती है देख के। नॉर्मल इंसान को भी तो ऐसा ही होता है, जो वर्क कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉय है। इस समय कोविड के टाइम पे क्या हो गया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज कर दी है, एंड वो इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि जॉब क्या है, जॉब इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ वर्थ। इंसान जब कमाता है, पैसे उनके हाथ में आते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत करी, आई कैन ऑल्सो अर्न, मैं अपने एक्सपेंसेस उठा सकता हूँ। ठीक है, तो यही एरिस्टोटल कहना चाहता था कि इंसान जब कमाता है तो उनको अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ समझ आती है। बट प्लेटो ने तो बिल्कुल ही उल्टा बताया कि नहीं, आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, आपकी फैमिली भी आपका अधिकार नहीं है कि आप अपनी फैमिली चूज कर सको, वी विल बी द वन, स्टेट विल बी द वन। ये सब वो कहते थे। एरिस्टोटल अपने टीचर से डिफर कर जाते हैं। जो हमने कल बात करी थी एनालिटिकल रीजनिंग की, यहाँ पर एरिस्टोटल ने अपनी एनालिटिकल रीजनिंग करी कि मुझे ये लगता है कि मेरे जो टीचर ने जो भी बताया है अकेडमी के अंदर, बिकॉज एरिस्टोटल वॉज इन हिज अकेडमी, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, सो ही क्रिटिसाइज्ड इट। ओके, एंड ये मानते थे कि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली का होना, प्रॉपर्टी का होना। तो ये यहाँ पर ये दोनों डिफर कर जाते हैं। अब जो प्लेटो थे उनको परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि हर चीज में परफेक्शन आप देख सकते हैं, चाहे वो आइडियल स्टेट हो, फिलोसोफर किंग हो, या कम्युनिज्म हो, या प्रॉपर्टी का मुद्दा हो, या फैमिली का मुद्दा हो, या एबलिस्ट मैन। ठीक है, एबलिस्ट मैन सबसे बेहतरीन मैन, उनका खुद का क्राइटेरिया था एजुकेशन के बेसिस पर, या और क्राइटेरियाज भी थे। आप परफेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, बट लाइफ
डजंट बी परफेक्ट, ठीक है, लाइफ परफेक्ट नहीं होती। एंड बहुत फेमस सेइंग है कि इम्परफेक्शंस में ही परफेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो वो कह गए, नो लॉ इज माइटियर देन नॉलेज, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटो की थिंकिंग है कि कोई भी लॉ, कोई भी संविधान बड़ा नहीं है, ऊंचा नहीं है नॉलेज से, रीजन से, फिलोसोफर किंग से। अब इस लाइन से आपको क्या समझ आता है? ये लाइन पहले तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नो लॉ इज माइटियर देन नॉलेज। बताओ प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा, प्लेटो का क्या कंटेक्स्ट था। तो अभी तक हमने जितना प्लेटो को समझा है वो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो सोक्रेटिस की राह पर चलते थे एंड सोक्रेटिस का मानना था कि नॉलेज ही सब कुछ है, रीजन ही सब कुछ है, एंड नॉलेज एंड रीजन को ही रूल करना चाहिए, लॉ बाद में आता है, ठीक है। तो यही चीज वो सामने लेकर आए, इसी चीज को वो मानते रहे। बट यहाँ पर वो एक चीज भूल गए कि उन्होंने एब्सोल्यूट पावर दे दी किंग को, फिलोसोफर किंग को। एंड हम नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस में भी ये देखते हैं कि अगर किसी को भी आप ज्यादा पावर दे देते हो या एब्सोल्यूट पावर दे देते हो तो वो इंसान डेमागोगिक हो जाता है, वो इंसान हामी हो जाता है लोगों पर। एंड इतिहास भी गवाह है, काफी सारे लीडर्स ऐसे रहे हैं कंट्रीज के जिनको एब्सोल्यूट पावर जब दे दी गई तो उन्होंने उसका मिसयूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो हो सकता था, जो फिलोसोफर किंग बन रहा है, माना उन्होंने 50 ईयर्स तक पढ़ाई करी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके अंदर भी ये चीज आ सकती है कि नहीं, मुझे इस स्टेट को अपनी तरीके से चलाना है, आई हैव टू ऑल्सो अर्न मनी, आई हैव टू अर्न मोर पावर, किसी भी इंसान के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर नो लॉ इज माइटियर देन नॉलेज इन्होंने कहा फिलोसोफर किंग के कंसेप्ट पर। एंड इसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि यहाँ पर करप्टिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो क्या कर सकता है, वो करप्ट हो सकता है, वो और लोगों के साथ जस्टिस उनका छीन कर अपने तक अपने जस्टिस को रख सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखनी है। एंड इसको हम यूटोपियनिज्म भी कहते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि यूटोपियनिज्म क्या होता है। यूटोपियनिज्म इज बेसिकली कि अनरियलिस्टिक चीजों को मानना, आइडियलिस्टिक चीजों को मानना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटो को एज अ यूटोपियन पर्सन भी माना जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी जो काफी सारी जो हमने अभी तक थ्योरीज पढ़ी है आपको उसमें एक अनरियलिस्टिक टच भी देखने को मिलता है, एक आइडियलिस्टिक टच देखने को मिलता है। ज्यादातर चीजें व्हाट इज पर वर्क नहीं करती हैं, प्रैक्टिकलिटी पे वर्क नहीं करती हैं, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करती हैं। इसलिए ही इज कॉल्ड एज अ यूटोपियन पर्सन। अब इंपॉर्टेंट चीज हम समझेंगे जो कि हमने पार्ट 1 में कवर नहीं किया था। प्लेटो 3 बुक्स लिख के गए, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट एंड द लॉस। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है समझना द रिपब्लिक एंड द लॉस। सबसे पहले तो आप द रिपब्लिक देखिए, ये प्लेटो ने अपने यंगर एज में लिखी थी। एंड इसके अंदर इन्होंने जितनी भी अभी तक हमने थ्योरीज पढ़ी है उनके बारे में एक्सटेंसिव रूप से कवर किया है। इन्होंने बताया सोक्रेटिस का रोल, सोक्रेटिस के साथ इन्होंने अपनी डायलेक्टिक्स इसके अंदर बताई है कि डायलेक्टिक्स क्या होता है। एंड उसके बाद आइडियल स्टेट क्या होता है, हमने जो 3 क्लासेस में रीजन, करेज, एपिटाइट के बारे में डिस्कशन में लिया वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर मिलिट्री एंड रूरल क्लास को इन्होंने यहाँ पर गार्जियन क्लास बताया, टर्म किया है। कम्युनिज्म के बारे में जो हमने अभी डिस्कशन में लिया वो सब बताया। तो रिपब्लिक के अंदर आपको इनका आइडियल विजन देखने को मिलेगा, इनका यूटोपियनिज्म देखने को मिलेगा, एक टोटलिटेरियन इनका बिहेवियर देखने को मिलेगा, एक परफेक्शनिस्ट आपको इनका बिहेवियर देखने को मिलेगा। ये यंग प्लेटो की थॉट्स हैं जो वो अपने यंगर एज में सोचते थे, जब एथेंस जस्ट हारा था एंड वो अपनी आइडियोलॉजीज को कार्व कर रहे थे, उस टाइम पर इनकी ये थिंकिंग थी। फिर बाद में आता है प्लेटो का दूसरा बुक दैट इज द लॉज। द लॉज में आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हो प्लेटो की आइडियोलॉजी में। कंप्लीटली चेंज हो गई प्लेटो की आइडियोलॉजी। पहले जो कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक थी, यूटोपियनिस्टिक थी, अब वो क्या हो गई, वो थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई। यहाँ पर वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ मूव करने लगी। लॉस के अंदर उन्होंने लीगल एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन लिया है। एंड यहाँ पर सोक्रेटिस के बारे में इतना ज्यादा उन्होंने नहीं बताया। सोक्रेटिस के बारे में इट इज मेजरली रिटन इन द रिपब्लिक। उसके बाद उन्होंने एडवांसमेंट ऑफ आइडियाज के बारे में बताया है। उन्होंने रूल ऑफ लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है एज कंपेयर टू द रूल ऑफ अ पर्सन। बट यहाँ पर द रिपब्लिक पर इन्होंने एब्सोल्यूट पावर दे दी द फिलोसोफर किंग को, वेर एज द लॉज में इनकी बिल्कुल डिफरेंट मेथोडोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो ये 2 बुक्स हैं प्लेटो के। यंगर प्लेटो की बुक थी द रिपब्लिक, एंड बाद में जैसे जैसे इंसान
आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, और भी ज्यादा चीजों को देखता है, सिनेरियो को एनालाइज करता है, तो उनकी थिंकिंग चेंज होती है। तो यंग प्लेटो एंड मेच्योर प्लेटो की थिंकिंग में हम एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं, जो कि जब हम एनालाइज करेंगे द रिपब्लिक एंड द लॉस को, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ प्लेटो के बारे में, दैट इज द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। ये बहुत ही मजेदार एक थ्योरी है जो कि ये बता गए, एंड इन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर बताई है। इनका मानना था कि मोनार्की सबसे बेस्ट आइडियल स्टेट फॉर्म कर सकती है। मोनार्की एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रूल ऑफ रीजन चल रहा है, रीजन डोमिनेट कर रहा है, नॉलेज डोमिनेट कर रहा है। जिस इंसान के पास नॉलेज है, जिनको दुनिया के बारे में पता है, जिनको रियलिटीज पता है, जो कि फिलोसोफर किंग है, जो कि एक बड़ा एक एक एनलाइटेंड सोल है, वो यहाँ पर डोमिनेट कर रही है। इसलिए सबसे बेहतरीन स्टेट है मोनार्की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे आप इजीली समझ पाए कि इन्होंने अपने थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट के अंदर कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको डिफाइन किया। सबसे पहले तो इन्होंने मोनार्की के बारे में बताया कि मोनार्की से बेहतरीन कोई नहीं है, यहाँ पे कोई हेरिडिटी नहीं है, इंसान को उनकी काबिलियत के ऊपर आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, तो वो मोनार्की को सबसे बेस्ट क्राइटेरिया मानते हैं, सबसे आइडियल स्टेट का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मानते हैं। यहाँ पर ये हायर टू लोअर चल रहे हैं हम, ओके। तो उसके बाद आता है टाइमोक्रेसी। टाइमोक्रेसी में क्या है कि गार्जियन क्लास रूल कर रही है। गार्जियन क्लास में कौन आते हैं, द रूलिंग एंड दी सोल्जर क्लास। बेसिकली जो सोल्जर हैं, जो कि करेज वाले इंसान हैं, जो कि वीर हैं, जो कि मैन ऑफ कॉपर हैं, उनके हाथ में सत्ता आ गई है। फिर आते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी से उनका मतलब ये था कि जो इंसान प्रोड्यूसर क्लास है, वो रूल कर रहे हैं ओवर ऑल द पीपल, ठीक है, ओवर एथेंस। एंड उसके बाद वो आते हैं ओलिगार्की के ऊपर। पर आप एक और चीज याद रखना, एरिस्टोक्रेसी में जो प्रोड्यूसर क्लास है, वो रूल कर रही है, बट वो एक एनलाइटेंड पीपल है। वो ऐसे लोग नहीं है जो कि नॉर्मल इंसान के बारे में जैसे हमने बात करी थी। वो प्रोड्यूसर क्लास में भी वो लोग हैं जो कि एनलाइटेंड हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनको पता है कि कैसे देश को चलाना है, कैसा एक आइडियल स्टेट होना चाहिए। फिर आता है ओलिगैर्की। ठीक है, ये करप्ट नेचर के बेसिस पर हम इनको ले रहे हैं कि मोनार्की से करप्ट है टाइमोक्रेसी, उससे भी ज्यादा करप्ट है एरिस्टोक्रेसी। फिर आता है ओलिगैर्की, एंड सबसे ज्यादा करप्ट ये मानते हैं डेमोक्रेसी को। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इन्होंने अपनी स्टेट एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी को फेल होते देखा है। इन्होंने देखा है कि कैसे एथेंस, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टेट था, स्पार्टा से हार गया, जो कि उनके सामने कुछ भी नहीं था। और जो डेमोक्रेसी के बारे में वो लोग इतना ज्यादा गर्व करते थे, वो 2 मिनट में तो नहीं, काफी साल लगे, बट वो एक तरीके से गायब हो गई। ठीक है, जो उसका एसेंस था वो गायब हो गया। तो यहाँ पर वो डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट बताते हैं, जहां पर इग्नोरेंट रूल करते हैं वो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जिनको कुछ पता नहीं होता। एंड ऑलिगार्की का मतलब है वो लोग जो कि रिच हैं, वो रूल कर रहे हैं ओवर अदर पीपल। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे करप्शन बढ़ती चली जाती है। तो ये था इनका द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। चलिए, अब हम प्लेटो की जो कुछ लास्ट की चीजें हैं उनको अच्छे से समझेंगे। प्लेटो के एक बहुत बड़े क्रिटिक कार्ल पॉपर के बारे में हम डिस्कशन में लेंगे, क्योंकि प्लेटो को जब हम समझ रहे हैं तो उनके क्रिटिक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कार्ल पॉपर का एक फेमस बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। उनके अंदर उन्होंने प्लेटो को काफी सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पर क्रिटिसाइज किया है, तो उन सबको देखेंगे। पर सबसे पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि प्लेटो को फेमिनिस्ट क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो प्लेटो को फेमिनिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फिलोसोफर क्वीन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ फीमेल गेटिंग मिलिट्री एजुकेशन, गेटिंग एजुकेशन। एंड ये नहीं कि लोग जो वुमेन है उनको सिर्फ इस नज़र के अंदर बांध कर रख दें कि उनको घर पर रहना है, उनको अपनी फैमिली को संभालना है। वो चाहते थे कि वुमेन भी बाहर आए, स्टेट की तरफ अपने कंट्रीब्यूशन दे, प्रीशियस कंट्रीब्यूशन दे। इसलिए उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है। वो चाहते थे कि वो स्टेट अफेयर्स में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करें जैसे कि मैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, वो यूटिलाइज करना चाहते थे उनके टैलेंट को, इसलिए उनको फेमिनिस्ट कहा जाता है। फिर आते हैं प्लेटो एज कम्युनिस्ट। प्लेटो को कम्युनिस्ट क्यों कहा जाता है, हमने इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पढ़ा, जिसके अंदर इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बताया कि नहीं रखना है, गार्जियन क्लास नहीं रख सकती प्राइवेट प्रॉपर्टी को, क्योंकि उससे क्या होगा, वो करप्ट हो सकते हैं। फिर उन्होंने फैमिली का बताया कि फैमिली भी एक एजेंट हो सकता है करप्शन का,
इसलिए फैमिली कैसे फॉर्म होगी उसको स्टेट डिसाइड करेगी। एबलिस्ट ऑफ मैन एबलिस्ट ऑफ वुमेन के साथ शादी करेंगे एंड उसके बाद जो प्रोक्रिएशन होगी, जो चाइल्ड फॉर्म होगा, उसको स्टेट की सेवा के लिए दे दिया जाएगा एंड उनकी कंडीशनिंग स्टेट के अंदर ही होगी। इसलिए उनको कम्युनिस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर कार्ल पॉपर ने इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। कार्ल पॉपर इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लेटो को ही नहीं, उन्होंने हीगल एंड कार्ल मार्क्स को भी एक तरीके से क्रिटिसाइज किया एंड बता दिया एज एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी। अब प्लेटो एज टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरीके से वो परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे थे कि मुझे एक आइडियल स्टेट बनानी है, आइडियल किंग बनाना है। मैं बताऊंगा कि लोगों को किससे शादी करनी है, या स्टेट जो है वो सब कुछ डिसाइड करने वाली है। एजुकेशन सिस्टम भी स्टेट के अंदर होगा, लोग भी स्टेट के अंदर होंगे, लोगों के पास ड्यूटी ज्यादा है और एक तरीके से लोगों के पास राइट्स कम है, तो इसलिए उनको टोटलिटेरियन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है प्लेटो एज फैसिस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फैसिज्म या फैसिस्ट जो है वो, या नाजिज्म भी उसको कह सकते हैं, वो एसोसिएट करता है टू द पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन जो कि यूरोप के अंदर इमर्ज हुआ था एंड इंटर वॉर पीरियड के टाइम पर ये हमें आता हुआ नजर आया था। एंड इसके अंदर इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसको एंटी ह्यूमैनिटी माना जाता है, एंटी फ्रीडम माना जाता है एंड उसके बाद एंटी डेमोक्रेसी, एंटी रीजन माना जाता है। यहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आता है एंड लोगों के पास राइट्स नहीं बचते हैं, उनके पास कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होता है एंड वो बस उस डोमिनेंस के अंदर रह रहे होते हैं। तो इसलिए भी उनको फैसिस्ट कहा जाता है क्योंकि उनकी जो स्टेट थी वहां पर सारी डिस्क्रिप्शन स्टेट के पास थी, फिलोसोफर किंग के पास थी, लोगों के पास कोई राइट नहीं था, कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं थी एंड कंप्लीट कंट्रोल था स्टेट का ओवर द लाइफ ऑफ सिटीजन्स। रेशियल सुपीरियोरिटी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। फिर इन्होंने नेचुरल बता दिया इनइक्वालिटीज को। ये सब क्या है? ये फैसिस्ट एक तरीके से हमें क्वालिटीज देखने को मिल रही हैं प्लेटो में। इसलिए प्लेटो को एज आइडियलिस्ट, फेमिनिस्ट, कम्युनिस्ट, टोटलिटेरियन और उसके बाद फैसिस्ट, ये सब वर्ड हम यूज करते हैं। इन सब वर्ड के बिहाफ पर हम इनकी थ्योरीज को डिफाइन कर सकते हैं एंड इनकी थिंकिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब कार्ल पॉपर ने अपनी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंदर प्लेटो को द टोटलिटेरियन बताया है। टोटलिटेरियन उन्होंने किस बिहाफ पर बताया, ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये, एक ओपन सोसाइटी के अंदर क्या होता है? ओपन सोसाइटी के अंदर हमें लोगों के पास राइट्स देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर लोगों के पास नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हेना आरेंट, वो मानती थी कि टोटलिटेरियनिज्म इज द रूल ऑफ टेरर। यहाँ पे लोगों के पास डर है, लोग डर में है स्टेट से। ठीक है, कि स्टेट, अगर हम स्टेट की बात नहीं मानेंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, हमें कोई पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि लोगों के पास कोई राइट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है एंड लोग अपनी डिस्क्रिप्शन से कुछ भी नहीं कर सकते, ना फैमिली डिसाइड कर सकते हैं, ना मैरिज डिसाइड कर सकते हैं एंड उनको सैक्रिफाइस करना होता है अपनी चॉइसेस का जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेट। उनकी कोई सेल्फ नहीं है। ठीक है, स्टेट पहले आता है एंड लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट बाद में आता है, बट लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने, पॉपर ने कहा कि रिपब्लिक इज अ टोटलिटेरियन असॉल्ट अपॉन डेमोक्रेसी एंड प्लूटो वॉज एन एविल जीनियस। अब आप इनकी बात को समझने की कोशिश करें। उन्होंने सबसे पहले तो इनकी जो बुक है द रिपब्लिक, उसको एक बहुत बड़ा दुश्मन बता दिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक तरीके से ओपन सोसाइटी का सोर्स है जहां पर लोगों के पास अधिकार होता है अपने जो भी उनकी थॉट्स हैं उनको सामने रखने का। ठीक है, लोगों के पास ज्यादा पावर होती है क्योंकि लोगों के लिए ही जो गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है। तो डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत के अंदर लोग सर्वोपरि है। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पर वो मोनार्की लेकर आना चाहते थे, फिलोसोफर किंग का जो राज है उसको लेकर आना चाहते थे। इसलिए कार्ल पॉपर ने इसको बताया, इनकी जो मेथोडोलॉजी है उसको बताया एज एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। और उसके बाद एक और चीज देखिए, उन्होंने बोला कि प्लेटो इज एन एविल जीनियस, मतलब वो ये चीज मानते थे दैट ही इज अ जीनियस। ऑब्वियसली उस टाइम पर जब कोई भी इंसान इतना आगे बढ़ चढ़कर नहीं आया था, अपने थॉट्स को सामने रखकर नहीं आया था, प्लेटो ने ऐसी ऐसी बातें बता दी जो कि अभी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है किसी ना किसी रूप में। सो ही वॉज अ जीनियस बट ही वॉज एविल अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी लाना चाहते थे जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है और वो टोटलिटेरियन बनना चाहते हैं। टोटलिटेरियन का मतलब ये है कि जो मैं चाहूं वो सब हो, लोगों के पास बेसिक जो सिविल लाइबिलिटीज होती हैं वो भी नहीं हो, उनके पास बेसिक लिबर्टीज भी नहीं हो।
कार्ल पॉपर ने बताया कि एक ओपन सोसाइटी होने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी होती हैं। इनमें से एक चीज है कि लोगों के पास ये अधिकार हो कि वो ट्रूथ को आगे बढ़ा सके। ठीक है, किसी की भी कोई मोनोपोली नहीं है ट्रूथ के ऊपर। एंड लोगों को अपॉर्चुनिटीज है, वो अब मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस को। ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग क्लास है सिर्फ वही हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। तो इनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट थी प्लेटो से, इसलिए वो उनको क्रिटिसाइज करते थे। और इनका ये मानना था कि प्लेटो, हीगल एंड कार्ल मार्क्स क्यों ये इनको एनिमीज बताते थे ओपन सोसाइटी के। इनके इन्होंने तीन रीजंस बताए। सबसे पहले तो है हिस्टोरिज्म। हिस्टोरिज्म का मतलब ये है कि इन लोगों ने अपनी जो आइडियाज हैं, अपनी जो मेथोडोलॉजी है उसको सामने रखने के लिए हिस्ट्री का यूज किया है। ठीक है, एंड इसलिए वो कहते थे कि हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है, जिसकी वजह से उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। दूसरा उन्होंने बताया होलिज्म। होलिज्म का मतलब ये होता है कि एक तरीके से ओवरनाइट चेंज आ रहा है। ठीक है, एकदम से चेंज आ रहा है। एंड उसके बाद डिनायल ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज, कि लोगों के पास कोई भी फ्रीडम नहीं होगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने इनको एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बताया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि वाई कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज्ड प्लेटो। एंड एग्जैक्ट लाइन द ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज में क्या लिखे हुए हैं आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए कि उन्होंने कैसे किस बिहाफ पर क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को। जैसे हमने एरिस्टोटल की क्रिटिसिज्म को समझा, वैसे ही हमने कार्ल पॉपर की भी क्रिटिसिज्म को समझा है। फिर अब एक इंपॉर्टेंट बात कि प्लेटो इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने बता दिया कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, rather देन व्हाट इज। वो ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ गए, अपनी आइडियलिस्टिक व्यू को सामने लेकर आ गए, जो कि कहीं ना कहीं अनअचीवेबल लगती है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। बट उस टाइम पर वो ऐसे फिलोसफी को सामने रख के आए जो कि शायद कोई नहीं ला पाया। एंड उनकी जो फिलॉसफी थी, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से ग्राउंड दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जो भी बातें लेकर आएंगे, जिनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, वो सब प्लेटो के बिहाफ पर लेकर आएंगे। कुछ प्लेटो से रेजोनेट करेंगे, कुछ प्लेटो से रेजोनेट नहीं करेगी। एंड वो एक ऐसी पॉलिटिकल थिंकिंग लेकर आए जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, अभी तक कोई ऐसी लेकर नहीं आया था। एंड यहाँ पर वो क्या करते हैं, Plato has established that study of philosophy is superior to the study of physics. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी को बताता है, बट फिलोसफी क्या बताती है? फिलोसफी आइडियाज को बताती है। फिलोसफी वैल्यू देती है आइडियाज को ओवर मैटर। अब एक मजेदार बात आपको बताती हूँ। कार्ल पॉपर ने चाहे प्लूटो की कितनी निंदा करी हो, कितना ही क्रिटिसिज्म किया हो, पर वो एक बात कह गए कि वन कैन बी ईदर प्लूटोनिक और एंटी प्लूटोनिक, बट कैन नेवर बी नॉन प्लूटोनिक। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको प्लेटो की बातें पसंद नहीं आ रही है, जैसे कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं एक तरीके से उनकी बातों को नकारता हूँ। या फिर हमें उनकी बातें समझ आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, उनकी जो थ्योरी है आइडियल स्टेट की, फिलोसोफर किंग की, वो एकदम परफेक्ट है। बट आप नॉन प्लूटोनिक नहीं हो सकते, बिकॉज ही इज अ जीनियस। वो जो भी बातें सामने लेकर आए, वो शायद अभी तक इतिहास में कोई नहीं लेकर आया। तो कार्ल पॉपर, जो कि उनके क्रिटिसिज्म रख रहे थे, जो कि उनके एक बहुत बड़े क्रिटिक थे, वो भी ये मानते थे कि इंसान नॉन प्लूटोनिक नहीं हो सकता। स्टेट को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं, तो वो प्लेटो को देखेंगे ही देखेंगे, कंसिडर करेंगे ही करेंगे। फिर देखते हैं हम दी ऑल दैट इज प्लूटोनिक इज सोक्रेटिक। ये इसका मतलब क्या है? देखो, हमने स्टार्टिंग में ही जब प्लूटो को हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने सबसे पहले सोक्रेटिस को समझा, उनके टीचर को समझा। क्योंकि प्लेटो जो भी बात लेकर आए, जो भी थ्योरी वो लेकर आए, वो सब प्लेटो कहाँ से सीखा उन्होंने? उन्होंने सीखा सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस जो कि उनके टीचर थे, जिनको लोगों ने एक्यूज कर दिया था, स्टेट ने एक्यूज कर दिया था कि वो लोगों के लिए खराब हैं, बच्चों के लिए खराब है, उनको करप्ट कर रहे हैं। प्लेटो वो मानते थे कि वो एक वाइजेस्ट मैन है, और वो जो भी बातें लेकर आए हैं, वो मानते थे कि नॉलेज इज वर्च्यू, एंड मेन लाइफ का जो गोल है वो क्या है? दैट इज हैप्पीनेस, एंड हमें एक आइडियल स्टेट बनानी चाहिए। वही सब प्लेटो अपनी थिंकिंग के अंदर लेकर आए। जो भी सोक्रेटिस कहते गए, वही आपको प्लेटो की थॉट्स में भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी प्लेटोनिक है दैट इज सोक्रेटिस। ठीक है, सोक्रेटिस को आप वैसे तो कहीं पे ट्रेस नहीं कर सकते। सोक्रेटिस के बारे में पता ही चला है थ्रू द रिपब्लिक।
क्योंकि प्लेटो ने बताया कि कैसे डायलेक्टिक्स हुआ, कैसे सोक्रेटिस और उनके बीच में बातचीत हुई और उसके बाद वो उन्होंने अपनी थिंकिंग को डेवलप किया। ये दोनों ही सोफिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, नॉलेज को वर्च्यू मानते थे, आइडियलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे एंड हैप्पीनेस चाहते थे, आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये आ जाती है कभी कभार पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। तो आपको सोक्रेटिक की भी आइडियोलॉजी इसमें बतानी है, फिर प्लेटो की भी आइडियोलॉजी बतानी है, एंड ऐसे संक्षिप्त भाषा में आपको अपना आंसर प्रॉपरली कंप्लीट करना है। अब इसके बाद सोक्रेटिस जो है वो एक बात कह गए, दैट इज द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये कुछ नहीं है जो उन्होंने अपनी नॉलेज इज वर्च्यू वाला कंसेप्ट दिया था, वो ही वो इसमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कि जो अनएग्जामिन्ड लाइफ होती है, जो इंसान रीजन नहीं देख पाता है, नॉलेज नहीं गेन कर पाता है, वो समझ नहीं पाएंगे कि लाइफ कैसी है। ठीक है, अगर आपकी अनएग्जामिन्ड लाइफ है तो अब वो वर्थ लिविंग नहीं है। आपको अपनी लाइफ में जरूरत है कि आप एग्जामिन कर रहे हो लाइफ को, आप रीजन को अटेन कर रहे हो, आप नॉलेज को अटेन कर रहे हो। ठीक है, एंड आप अपने ऊपर विश्वास रख रहे हो। तो ये इनकी थिंकिंग थी। और ये कैसे करोगे आप? ये आप अचीव कर पाओगे थ्रू डायलेक्टिक्स। ठीक है, डायलेक्टिक्स की जो मेथड है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में वो बता गए। तो आज हमने प्लेटो को एक्सटेंसिव रूप से कवर कर लिया है। हमने प्लेटो के क्रिटिक, कार्ल पॉपर एंड एरिस्टोटल को भी यहाँ पर डिस्कशन में लिया, बट एरिस्टोटल को हमें सेपरेटली भी पढ़ना है, क्योंकि एरिस्टोटल की जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। थोड़ी डिफरेंट है प्लेटो से, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम थिंकर्स को पढ़ते चले जाएंगे, हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव सोच से एक लिबरल सोच आती चली जाएगी। तो हम धीरे धीरे इन जो थॉट्स हैं इनका मजा लेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको स्टडी करेंगे। आज हमने प्लेटो को एक्सटेंसिव रूप से कवर कर लिया है, एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हमने देखा है, कि प्लेटो एज टोटलिटेरियन क्या है, प्लेटो एज फेमिनिस्ट क्या है, एंड प्लेटो एज फैसिस्ट क्यों कहा जाता है, वाई प्लेटो इज फैसिस्ट, एंड वाई प्लेटो इज कॉल्ड एज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो आपको कार्ल पॉपर के थॉट्स बताने हैं, एंड उसके बाद बताना है कि कार्ल पॉपर ने अपने बुक में कैसे प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो ऐसे हमने सारी बातों को डिस्कशन में लिया है। द रिपब्लिक के बारे में हमने पढ़ा है, द लॉस के बारे में पढ़ा है, सारी थ्योरीज हमने कवर कर ली हैं। आप इन जो आपने नोट्स बनाया, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप पेपर से पहले उनको रिवाइज करिएगा, एंड रिवीजन से आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अगर आप हर दिन पढ़ रहे हैं कि अच्छा प्लेटो एलिगोरी ऑफ केव लेकर आए, मिथ ऑफ मेटल्स लेकर आए, जल्दी जल्दी आप उनको कवर कर रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एंड आप इजीली अगर कोई भी मीन्स का क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आप फट से उस आंसर को लिख देंगे। तो यही हमारी जो मेजर एम है वो इस सीरीज का है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक को देखकर हमें मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।